प्यारे बच्चों, उम्मीद है कुशलतापूर्वक अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। गद्यखंड क्षितिज गद्यखंड के अंतर्गत हमारा ये पाठ नंबर 2 है, ल्हासा की ओर। और ये क्या है? यात्रा वृतांत है। इसमें यात्रा का वर्णन किया है लेखक ने। और इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके नाना जी के घर पर हुआ था, पंदहा गांव में। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और इनका पैतृक गांव है कनेला। राहुल सांकृत्यायन का प्रारंभ से ही ये नाम नहीं है। इनका पहले नाम था केदार पांडे। और ये नाम कब पड़ा इनका? जब इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात इनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। और बेटा ये विद्वान थे, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी, तिब्बती, जापानी। और कई भाषाओं के ज्ञान के कारण इनको महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ कहाँ से ली है? काशी से, आगरा, लाहौर, यहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा ली। और 1963 में इनका निधन हो गया। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र भी रचा। और घुमक्कड़ी के यानी कि भ्रमणशीलता के क्या उसके फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में बताया। इन्होंने अनेक उपन्यास, निबंध, कहानी, इन पर भी इनकी लेखनी चली है। और क्या फ़ायदे होते हैं बेटा भ्रमणशील रहने के, घूमने के? क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमें दूसरे देशों की संस्कृति के, सभ्यता के बारे में, साहित्य के बारे में, उनके रहन सहन, चाल चलन, रीति रिवाज, सब के बारे में पता चलता है। नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो घूमने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे विभिन्न देशों की एकता मजबूत होती है, सद्भाव बढ़ता है, मैत्री भाव बढ़ता है। और इस पाठ में जो ये ल्हासा की ओर है, ये क्या है? पहले बताया गया है यात्रा वृतांत। इसमें उन्होंने ल्हासा के दुर्गम स्थानों का वर्णन किया है और वहाँ के जनजीवन का, उनके जो समाज है, किस प्रकार का समाज था, वहाँ किस प्रकार के रीति रिवाज, रहन सहन था, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और यह यात्रा उन्होंने ल्हासा की ओर, यह यात्रा कब की थी? 1930 में, 1929-1930 इस दौरान उन्होंने यह यात्रा की थी। और यह यात्रा उन्होंने नेपाल मार्ग से, नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाले मार्ग से उन्होंने की थी। क्या कारण था इसके पीछे का? क्योंकि उस दौरान हम आज़ाद नहीं हुए थे और भारतवासियों को सीधे प्रवेश की मनाही थी तिब्बत में। हम सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो लेखक ने कौन से मार्ग का सहारा लिया था? कौन से मार्ग का? नेपाल से तिब्बत की ओर। इस मार्ग का उन्होंने सहारा लिया। इस मार्ग से वो तिब्बत पहुँचे। इस पाठ में हम इसकी संक्षिप्त वर्णन करेंगे। इस पाठ का हम पात्र परिचय, इसमें लेखक हैं, लेखक राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन की यहाँ स्वभावगत विशेषताएं हम पर चर्चा कर लेते हैं कि वो देखो अध्ययनशील थे, कितनी भाषाओं का उनको ज्ञान था, अध्ययनशील थे, भ्रमणशील थे, घूमने का शौक़ था उनको, घूमते रहते थे। और इसके अलावा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे वो, उनके अंदर जिज्ञासा भाव था, तभी तो वो दूसरे देशों की उन्होंने यात्रा की है। और जो ये है, तभी उनको महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। इतनी भाषाओं का ज्ञान था, तो वो विद्वान थे। और इसके अतिरिक्त एक सुमति नाम का पात्र भी इसके अंतर्गत आएगा। सुमति उनकी ये बौद्ध भिक्षु है, वहाँ पर मंगोल है, मंगोल भिक्षु है। और वहाँ पर ये लेखक के सहायक के रूप में उनका साथ देगा। और सुमति मंगोल है और उनकी स्वभावगत विशेषताएं बता देते हैं आपको। एक तो उसको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान है, वो वहाँ चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। और वहाँ पर उसके बहुत जान पहचान वाले हैं, तो जाहिर है कि वो उस स्वभाव से वो बहुत अच्छा मिलनसार प्रवृत्ति का रहा है और खुश मिजाज भी है, मिलनसार भी है, और उसमें गुस्सा भी है, और शीघ्र ही वो शांत भी हो जाता है। तो इस प्रकार
सुमति और राहुल सांकृत्यायन, और एक इसमें है तिब्बत का सामाजिक जीवन। अब राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा के लिए मार्ग चुना था, वो मार्ग था नेपाल से तिब्बत की ओर, और वो उस दौरान व्यापारिक मार्ग ही नहीं था, सैनिक मार्ग भी था। और जगह जगह जिस मार्ग से लेखक गुजरा है वहाँ पर जगह जगह चीनी फौजियों की चौकियाँ हैं, जगह जगह मकान बने हुए हैं, और वहाँ पर अब वो खंडहर हो चुके हैं, खंड खंड अब उनके थोड़े बहुत ही अवशेष मात्र रह गए हैं। और जहाँ पर यदा कदा कहीं कहीं किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो इस प्रकार वहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी जान पड़ती है, थोड़ी बहुत चहल पहल वहाँ पर मिलती है। तो इसी प्रकार एक परित्यक्त मकान में, किले में लेखक ठहरता है, वहाँ पर पहुँच जाता है, और तभी उसको, लेखक को वहाँ की कल्चर का, सभ्यता संस्कृति का पता चलता है कि यहाँ पर लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति किस प्रकार की है। तो वो वहाँ पर वो भिखमंगे के वेश में जाते हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो अपरिचित होता है, अतिथि होता है और अपरिचित है, उसको बाहर बैठाया जाता है, बाहरी जो बैठक होती है, और जो पुरुष होते हैं वही बाहर की बाहर उनकी आव भगत करके, और फिर वो बाहर से ही चला जाता है, विदा कर देते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर लेखक ने क्या देखा कि ना तो स्त्रियां पर्दा करती हैं और ना ही किसी प्रकार की ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति का कोई बंधन है, सभी खुले मिजाज के लोग हैं, ये बात पता चली लेखक को। इसके अलावा यानी कि अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर प्रवेश कर सकता है, यानी कि अपरिचित को भी अंदर तक प्रवेश की अनुमति है, सिर्फ निम्न कोटि के भिखारी को नहीं वो जाने देते हैं। और इसके पीछे क्या कारण है कि कहीं चोरी ठगी ना कर ले जाए, कोई सामान ना चुरा कर ले जाइए, अन्यथा अपरिचित भी अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके पश्चात वो फिर वहाँ पर वो देखो भीख मंगे के वेश में वहाँ पर उनको जगह मिल जाती है। लेकिन वो 4-5 वर्ष के पश्चात जब वापस आते हैं, और इस वक्त वो भद्र पुरुष के वेश में होते हैं, अच्छी उनका पहनावा अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा उनको जगह नहीं मिलती ठहरने के लिए। क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे क्या कारण है कि उस वक्त लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लोग क्या करते हैं, सायंकाल को छंग नामक मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं और वो अपने होश हवास को खो देते हैं। तो उनको अच्छे भले बुरे में पहचान नहीं रह जाती व्यक्ति के बारे में। तो दोबारा जब वो वहीं पर उसी स्थान पर आए, जगह मांगी उन्होंने, तो उनको जगह नहीं मिली, उनको एक निम्न कोटि के झोंपड़े में जाकर बसेरा करना पड़ा। देखो ये तो है प्रथम जब उस दौरान का वर्णन। इसके पश्चात तिब्बत का सामाजिक जीवन, हमने इसके बारे में जान लिया है कि सामाजिक जीवन कैसा था। छुआछूत, जाति पाति का कोई बंधन नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, और लोग जो है वो मदिरा का सेवन करते थे। ठहरने की सही जगह उसको मिल गई थी, लेकिन दोबारा जब आया था उसको ठहरने की सही जगह नहीं मिली थी। डांडा थोंगला सबसे खतरनाक जगह। एक यहाँ की क्या विशेषता रही इस यात्रा के दौरान, लेखक ने जाना कि वहाँ पर डांडे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर जो जगह होती है डांडे, और थोंगला नामक डांडा जो है वो सबसे खतरनाक स्थान है। वो कैसे खतरनाक है? क्योंकि वो एक तो 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित है, और इसके अलावा वहाँ पर नदियों के घुमावदार मोड़ हैं और पर्वतों के नुकीले वहाँ पर किनारे हैं। इस वजह से दूर दूर तक वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। तो इस वजह से यानी कि वो सुनसान है, निर्जन है, तो इस वजह से वहाँ पर चोर डाकुओं को ठहरने की, छिपने की बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। छिपे रहते हैं वहाँ पर, दुबकी मारे रहते हैं चोर डकैत। और एक और बात वहाँ पर, ये तो था वहाँ का भौगोलिक, जो डांडा थोंगला है उसका भौगोलिक वर्णन आ गया कि 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित होते हैं ये। और एक दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है, कानूनी व्यवस्था बड़ी खराब है वहाँ की। वहाँ पर बंदूक, चाकू सरेआम लेकर घूमते हैं लोग। उस दौरान की का वर्णन हो रहा है,
1929-30 में जब लेखक गया था। तो वहाँ पर जैसे हम यहाँ लाठी, घर में लाठी रखते हैं ना, बिल्कुल लाठियों की तरह वो हथियार रखते हैं अपने पास और उनका प्रयोग भी करते हैं। जब भी कोई यात्री नज़र आता है उनको ये लगता है कि हाँ इसके पास कुछ न कुछ सामान अवश्य होगा लूटने के लिए, उसको वो पहले मार देते हैं और फिर उसके सामान की तलाशी लेते हैं। ये नहीं देखते हैं इसके पास कुछ है नहीं है, पहले मार देते हैं उसको। इसके पीछे भी भय है उनको, कहीं ये वापस पलटवार ना कर दे, कहीं यही हमें ना मार दे। तो इस प्रकार वहाँ पर कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। जो सरकार है वहाँ की, वो खुफिया विभाग या पुलिस पर कोई खर्च नहीं करती। तिब्बत में अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो तहकीकात हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे डांडा थोंगला इस प्रकार की जगह पर किसी का कत्ल हो जाए तो किसी प्रकार की कोई छानबीन नहीं होती, ना कोई गवाही है, लावारिस लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। उतराई पर भटकाव। अब लेखक जब मतलब चढ़ाई का मार्ग आया, चढ़ाई के मार्ग में उनको कठिनाई आई, उनको किसी प्रकार का कोई कुली सामान उठाने के लिए कुली भी नहीं मिला, उनको सामान उठाकर खुद ही चलना पड़ा। और वो सुबह सुबह भी नहीं चले, उनको 9-10 बजे के समय, 10-11 बजे का समय जो पहाड़ी इलाके का होता है, वो काफ़ी उसमें गर्मी धूप, तेज़ धूप पड़नी शुरू हो जाती है। और जब सामने की धूप ललाट पर पड़ती है तो पसीने से तरबतर हो जाता है सारा, जो माथा है वो तमतमाने बिल्कुल गर्म हो जाता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिस हिस्से में, वो गर्म हो जाता है। और पीछे का अगर कपड़े से ढांप ले तो पीछे का जो हमारा भाग है शरीर का वो ठंडा रहेगा। ये वहाँ की खासियत है पहाड़ी इलाके की। तो ऐसे गर्मी में बिल्कुल तेज़ धूप में उनको यात्रा करनी पड़ी। और यात्रा के दौरान अब वापसी में उतराई पर भटकाव। उतराई का मार्ग इतना मुश्किल नहीं था, चढ़ने का मार्ग मुश्किल होता ना बेटा ज़्यादा, तो अब उतराई का इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो लेखक का घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। अब वापसी में लेखक के साथ सुमति है और साथ में और भी यात्री मिल जाते हैं उनको। अब धीरे धीरे करके वो पीछे पिछड़ता चला गया सुमति से और बाकी यात्रियों से। पहले उसने सोचा कि ये चढ़ाई की थकान की वजह से घोड़ा जो है वो थका हुआ है, लेकिन वो उसको मारना भी मुनासिब नहीं समझ रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी पीछे छूट गया। और एक जगह पर क्या था, 2 राहें थे। अब वो गलती से बाएं तरफ चला गया, बाएं रास्ते की तरफ चला गया और उसको दाएं रास्ते की तरफ जाना चाहिए था। अब वो काफ़ी आगे चला गया, 1.5 मील के आसपास वो चला गया। तब उसको पता चला कि ये मार्ग गलत है, उसने गलत मार्ग का चयन किया है। तो फिर वो वापस आता है, दाएं मार्ग की तरफ जाता है। तो उसको सायंकाल के 4-5 बज जाते हैं। ऐसे में जो सुमति है वो गुस्से में हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस पर गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। तो फिर वो जब वास्तविकता बताता है लेखक उसको कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर सुमति के स्वभाव की विशेषताओं का भी पता चला हमें कि गुस्सा भी आ जाता है उसको, शांत भी हो जाता है वो। इसके अलावा फिर वो जाते हैं वहीं पर थोंगला में रुक जाते हैं। फिर वो थोंगला में उनको अच्छी जगह मिल जाती है रुकने के लिए और वहाँ पर उनकी आवभगत भी अच्छी होती है। सुमति के जान पहचान वाले हैं ना वहाँ पर काफ़ी सारे, तो इस वजह से उनको वहाँ पर उनकी आवभगत होती है और उनको गर्मा गर्म थुप्पा भी दिया जाता है और चाय के साथ सत्तू भी उनको दिया जाता है। फिर अगले दिन वो एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं और वो तेरी समाधि गिरी, चारों ओर पहाड़ों से गिरी हुई एक छोटी सी बीच में पहाड़ी है और उसी का नाम तेरी समाधि गिरी है। फिर वो वहीं पर लेखक उसको जाने से रोकता है सुमति को। सुमति का क्या कार्य है बेटा वहाँ पर? सुमति बौद्ध भिक्षु है और वहाँ पर वो अपने उसके काफ़ी सारे यजमान हैं उसमें, और काफ़ी सारे यजमान हैं तो वो वहाँ पर वो गंडे तावीज़ देता है उनको, यानी कि धर्म से जोड़े रखता है उनको। बोध गया से लाए गए पतली पतली वहाँ से एक वस्त्र लेकर आता है वो लाल रंग का,
और उस वस्त्र को उसकी पतली पतली चीरी फाड़ कर वो उसी के गंडे बना बना कर उनको देता है अपने यजमानों को, उनके घर जा जाकर। तो यहाँ पर लेखक सुमति को कहता है कि हम जहाँ पर भी रुकेंगे तुम बस उस गांव में जाओगे, किसी और गांव में मत जाना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं तुम्हें इसके बदले में वापस आने पर इसके बदले में रुपए दे दूंगा। तो वो मान जाता है सुमति। तो फिर वो ऐसे ही करके फिर वो जाते हैं और फिर उनको यहाँ पर आई है एक जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा में क्या होता है कि इनमें जो ज़मीन होती है वो राजा महाराजाओं के द्वारा पुरस्कार स्वरूप इनको दी जाती है ज़मीन, और इस ज़मीन पर इनका जो जागीरदार हैं, इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है ज़मीन का वो मठों के अंदर होता है, और कुछ ज़मीन जो जागीर हैं वो खुद उस पर खेती करते हैं। और क्यों करते हैं उस पर खेती, स्वयं क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बेगार में वहाँ पर मजदूर मिल जाते। ये पहले की उस समय की है, ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस प्रकार की प्रथा थी कि किसी से काम करवाया जाए और उसको बदले में कोई उसको मेहनताना ना दिया जाए। तो इस प्रकार बलपूर्वक जो श्रमिक थे उनसे काम ले लिया जाता था, जो ये जागीर होते थे, खेती करवा लेते थे उनसे। तो वहाँ पर भिक्षु नमसे से उनकी मुलाकात होती है। भिक्षु नमसे बहुत ही मिलनसार और भले किस्म का उसका व्यक्तित्व है, और वो बड़े प्रेम से सुमति से और उससे मिलता है, लेखक से, और उनकी आवभगत करता है। और वहाँ पर लेखक को बौद्ध मंदिर में ठहराया जाता है, और वहाँ पर काफ़ी सारी 103 पोथियाँ रखी हुई थी, और उन पोथियों को वो काफ़ी भारी भारी थी। वो 15 शेर से, इसमें लिखा हुआ है पाठ में, 15 शेर से वो कम नहीं थी। और वो उनका अध्ययन करना चाहता है। उनके स्वभावगत विशेषताओं में आया था ना कि जो लेखक है वो अध्ययनशील स्वभाव है उनका, तो वो उनका अध्ययन करना चाहता है, ज्ञानार्जन चाहता है। और इसके लिए जब सुमति उससे वो लेता है, अनुमति लेता है कि गांव में जाने की, तो वो सहमत हो जाते हैं। लेखक उनको अनुमति दे देते हैं कि हाँ हाँ जाओ। वो चाहते हैं कि अच्छा है 2-3 दिन के बाद आए। क्यों आए? क्योंकि वो उन सबका पोथियों का अध्ययन करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब इस पाठ में आया है। इस पाठ का हम गहनता से अध्ययन करेंगे। 2-3 बार आप इसको अवश्य पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।